नमस्कार बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की कविता से कविता वे आँखें। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कविता का नाम है वे आँखें। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में कवि किसान जीवन की मार्मिक और दुख देने वाली भावनाओं का चित्रण करते हैं कि किस प्रकार किसान स्वतंत्रता के बाद भी दुखी और पीड़ित है। आज पहली बार इस प्रकार से मैं आपके सामने पूरी कविता की व्याख्या करूंगा। आप धैर्य से सुने और कविता को समझने का प्रयास करें, अंत तक अवश्य देखें। कविता का नाम है वे आँखें, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, अंधकार की गुहा से रीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसके, छोड़ उसे मझधार आज संसार, कगार सहदृश्य बह खिसका। देखिए कवि क्या कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसका मार्मिक चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। कवि कहता है कि उसे भारतीय किसान की अंधकार की गुफा के समान गहरी और अंधेरी आँखों से दूर दूर तक दीनता को देखकर बड़ा डर लगता है। कवि कहता है, उन आँखों में दीनता और दुख भरा हुआ है, जिसमें दूर भरा हुआ है। दारुण का अर्थ है भयानक या घोर, दैन्य अर्थात दुख, नीरव का अर्थ है मौन खामोश, रोदन अर्थात रोना। कवि कहता है कि उन आँखों में दूर दूर तक दीनता भरे दुख और कठोर परंतु मौन रोदन की पीड़ा भरी हुई है। कहने का भाव क्या है, किसान बहुत अधिक शोषित है। उसकी इस दुखद स्थिति से कवि का मन बहुत डरता है। वह स्वाधीन किसान रहा। वैसे तो वह किसान स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के बाद भी उसके सुखद जीवन का सपना दिखाने वाला संसार उसे मझधार में छोड़ गया है। उसकी आंखों में अभिमान गर्व भरा हुआ है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय लोगों ने, देश के नागरिकों ने, नेताओं ने उन्हें एक सौपन दिखाया था कि आज़ादी के बाद किसानों की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा। उन्हें सुखद भविष्य के सपने दिखाने वाले संसार ने आज पुनः उसे उसी शोषण एवं अत्याचार की धारा के बीच में छोड़ दिया है। नदी के किनारे के समान बह निकला है। कहने का भाव है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारतीय किसान की दशा वैसी की वैसी है। उसी प्रकार के अन्याय, अत्याचार,
का वह शिकार हो रहा है, जिससे स्वतंत्रता के बाद भी उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ तक हम इसका विशेष देखते हैं। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य भी दो प्रकार का होता है, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य, इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी किसान की दीनहीन दशा का मार्मिक चित्रण किया है। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्समनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग है, जैसे नीरव, गुहा, सदृश्य, कगार आदि। प्रसाद गुण का प्रयोग है, करुण रस का प्रयोग है, मार्मिकता है, वर्णात्मक एवं चित्रात्मकता शैली का प्रयोग है। गुहा सरीकी में उपमा अलंकार है। चलिए आगे करते हैं। लहलहाते वे खेत दृगों में बेदखल हुआ वह अब जिनसे हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कवि कहता है उसकी जिन खेतों को किसान बड़ी मेहनत से अपने खून पसीना एक करके सींचता था, अब उन खेतों से जमींदार द्वारा किसान को बेदखल कर दिया गया है। जिन खेतों को सींचता था उसमें लहलहाती हुई खेती उसकी आंखों में लहराती रहती थी, जिस पर उसे गर्व था, वह उसे अपना मानता था। लेकिन जमींदारी व्यवस्था के चंगुल में फंसे होने के कारण जमींदार उसे उसकी अपनी ही जमीन से बेदखल कर देता है। लहलहाते खेतों का सपना अब केवल उसकी आंखों में ही रह गया है। खेतों की फसल के प्रत्येक तिनके में किसान के जीवन की हरियाली झलकती है और वह अपनी हरी भरी फसल को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। लेकिन वे खेत अब उससे छीन लिए गए हैं। उसका तिनका तिनका भी तृण तृण था, तिनका तिनका भी अब उसका नहीं रहा, उसे जमींदारों ने अपना कर लिया है। आंखों में घूमा करता, आगे कवि कहता है कि किसान वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है, अर्थात उसका इकलौता बेटा। वह उसकी आंखों में ही घूमा करता था, वह उसकी आंखों का तारा था, अर्थात उसे बहुत प्यारा था। उसे कानकुनों की लाठी से, कानकुन अर्थात जमींदार के कारिंदे सेवक, लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जमींदार के कारिंदों के द्वारा लाठियों से पीट पीट कर उसे मार दिया गया। अब उस बेटे का चित्र कवि की सूनी आंखों में घूमता है। काव्य सौंदर्य। यहाँ कवि ने शोषित जमींदारों के निर्दयी व्यवहार का पर्दाफाश किया है और साथ ही शोषित किसान की दीनता और असहाय स्थिति का चित्रण किया है। नंबर 2, यह शिल्प सौंदर्य, प्रगतिवाद की साफ झलक यहाँ दिखाई देती है। 3, खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली, कारकुन, तृण तृण आदि में प्रयोग किया गया है। आंखों का तारा
मुहावरे का स्पष्ट बहुत सुंदर प्रयोग है, करुण रस है, वर्णात्मक एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग है, तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और जिससे प्रश्नात्मक शैली है। आगे देखिए, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे दुखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्दों की जोली। अब देखिए कितनी मार्मिक और दुखद स्थिति है। कवि कहता है, बिका दिया घर द्वार, महाजन जिससे कुछ किसान ने पैसे लिए होंगे, महाजन व्यवस्था पहले चलती थी जिससे किसान अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे इत्यादि ले लेता। अब महाजन ने उसके घर द्वार को भी बिकवा दिया है और ब्याज की एक छोटी रकम भी नहीं छोड़ी, मतलब सब कुछ छीन लिया। रह रहकर आंखों में चुभती, और उसकी आंखों में दुख और पीड़ा दे रही है, वह कुर्क हुई, कुर्क अर्थात छीन लेना, कुड़क कर लेना। महाजन ने उसके बैलों की जो जोड़ी है उसे भी नीलाम कर दिया। बर्दों अर्थात बल्दों, बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया और उससे एक एक पैसा वसूल कर लिया। जो बैल किसान के लिए अत्यंत प्रिय थे, अर्थात उस समय में किसान के लिए बैल बहुत जो आवश्यक थे, उसके जीवन का सहारा थे, फसल बैलों के बिना नहीं की जा सकती थी, वे बैल भी महाजन ने नीलाम कर दिए। कवि कहता है कि आज किसानों को अपने बैलों की यह प्रिय जोड़ी रह रहकर याद आ रही है। बैलों के साथ किसान की स्थिति को आगे उजागर करते हुए कवि कहता है, उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती। उजरी अर्थात सफेद अर्थात गाय। किसान के पास एक गाय भी थी और वह किसान के सिवाय दूहने अर्थात दूध निकालने किसी और को आने नहीं देती थी। कवि कहता है कि आज जब वह गाय भी महाजन के द्वारा नीलाम कर दी गई, ले ली गई, तो आज वह किसे दूध निकालने देती है। आंखों में नाचा करती और उसकी आंखों में वह नाच रही है। कवि को किसान की प्रिय गाय उजली को भी उससे छीन लिया गया है, जो उसके सिवाय किसी और को दूध नहीं देती थी। किसान कहता है कि अब वह किसान बेघर, बेखेत तथा बेपशुओं के हो चुका है। उसके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। बस उसे तो निरंतर अपने पिछले दिनों के सुख याद आ रहे हैं और वह उनसे तड़प रहा है। किसान की इस मार्मिक स्थिति का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। किसान की मार्मिक और दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। प्रगतिवाद की स्पष्ट झलक है, खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्समनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग है, संबोधन है, आंखों में चुभना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग है, प्रश्नालंकार है। अगला पद देखते हैं। बिना दवा दर्पण में के धरनी। धरनी अर्थात घरवाली। बिना दवा के जो घरवाली है स्वर्ग चली, अर्थात बीमारी और व्यवस्था के कारण
घरवाली को किसी प्रकार से दवा नहीं दिलवा पाए, जिस कारण से किसान की जो बीवी है वह भी मर जाती है। आंखें आती भर, और किसान जब इन बातों को सोचता है उसकी आंखें भर आती हैं, दुख होता है। देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। किसान की पत्नी के मर जाने के बाद किसान की जो दूध मुई का अर्थ है दूध पीने वाली छोटी बेटी, जो माँ का के दूध पर आश्रित थी, वह भी माँ के मरने के 2 दिन बाद मर गई। पत्नी के चले जाने पर किसान की बेटी की देखभाल न होने के कारण वह भी स्वर्ग से धार गई। घर में विधवा रही पतोहू, और घर में उसके पुत्र की जो बहू है वो रह गई। लक्ष्मी थी वैसे तो, यद्यपि पति घातिन, लेकिन पति को खाने वाली। पति घातिन का अर्थ है पति को मारने वाली, क्योंकि उस समय नारी की किस प्रकार से समाज में स्थिति थी उसका इस पंक्ति से स्पष्ट वर्णन है। नारी को किसी प्रकार से समाज में पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। अगर नारी से पहले पति की मृत्यु हो जाती, वह कितनी ही भाग्यशाली या लक्ष्मी होती, तो भी उसे पति घातिन अर्थात पति को मारने वाली या उसे खा जाने वाली कहा जाता। यहाँ पर किसान के माध्यम से कवि ने इसी प्रकार की स्थिति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक तरफ तो वह उसे लक्ष्मी कहता है और दूसरी तरफ वह उसे पति घातिन अर्थात पति को मारने वाली कहता है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और कोतवाल पुलिस का अधिकारी, कोतवाल ने का इंचार्ज उसकी बहू पर, पुत्र की वधू पर बुरी नजर थी, जिस कारण से उसने अपने सेवकों से कहकर उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने पास बुलवा लिया और उससे अन्याय किया। इस अन्याय और इस कलंक से बचने के लिए वह बेचारी कुएं में डूबकर एक दिन मर गई। यहां पर नारी के साथ किस प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाते हैं, कोतवाल ने उसके ऊपर कलंक लगाया। वह उस कलंक को सहन नहीं कर पाई और एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। किसान का पूरा परिवार ही उजड़ गया। भाव सुंदरीय, यह कवि ने शोषित किसान की पारिवारिक कष्टों का यथार्थ वर्णन किया है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, आंखें भर आना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, करुण रस है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग है, अनुप्रास और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग है। खैर, इतना होने के बाद भी किसान धैर्य डाले हुए, देखिए क्या कहता है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। देखिए नारी की स्थिति का यहाँ पर भी वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पुरुष मानसिकता पर कटाक्ष करता है कि पुरुष के सामने स्त्री का कोई महत्व नहीं, स्त्रियों को अपने मुकाबले में पुरुष कोई
विशेष महत्व नहीं देते, अपितु उन्हें पैर की जूती से अधिक महत्व नहीं दिया जाता। यदि यही कारण है कि किसान भी अपने पुत्र को याद करके तो निरंतर रोता रहता है और उसकी छाती पर सांप लौटते रहते हैं, परंतु दुख से उसकी छाती फटने वाली है, परंतु उसे अपनी पुत्रवधू की मृत्यु का या अपनी पत्नी का कोई दुख नहीं है। वह समझता है कि पत्नी तो पुरुष के पैरों की जूती होती है। एक पत्नी के मर जाने पर नई जूतियों की भांति दूसरी पत्नी लाई जा सकती है, परंतु जवान पुत्र को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह दुख असहनीय है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण क्षण भर एक चमक है लाती, परंतु शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक से दृश्य बन जाती। किसान को अपने बीते हुए अच्छे दिनों की याद आती है कि कभी उसका भी पूरा संसार परिवार था। उसके खेतों में फसलें लहलहाती रहती थी, उसका अपना घर था, बैलों की जोड़ियां थी, उजली नामक गायें थी। तो उन दिनों को याद करके एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक आती है, परंतु जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास होता है वह पुनः निराश हो जाता है और उसकी दृष्टि शून्य में गड़ जाती है, अर्थात वह कहीं खो जाता है, अर्थात वह एकाएक शून्य में देखने लगता है तथा उसकी दुख भरी दृष्टि उसकी छाती में ही पैनी नोक के समान चुभने लग जाती है। विशेष देखिए, यहाँ कवि ने किसान की दुर्दशा के साथ साथ स्त्री जाति की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, करुण रस है, मुहावरों का सुंदर प्रयोग है, कि महिलाओं की स्थिति की मार्मिक स्थिति वर्णन है। धन्यवाद। कविता को ध्यान से सुने, सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य दोनों लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।